साल था 2009। भारत के कई हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल किसी और ही दुनिया में जी रहे थे। ये वो इलाके थे जहां न संविधान की रोशनी पहुंची थी और न कानून की आवाज। यहां राज करते थे नक्सली। बंदूकें, धमाके और लाल झंडों की परछाइयों में गांव के गांव कैद थे। हर महीने कोई सरकारी अफसर मारा जाता, कोई पुलिस चौकी फूंकी जाती और देश चुप था। लेकिन फिर दिल्ली की एक मीटिंग में एक फैसला लिया गया, एक ऑपरेशन जो नक्सलियों की नींव हिला देगा। कोड नेम ऑपरेशन ग्रीन हंट। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास रिपोर्ट थी, नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर, अलास्का 47 और यहां तक कि विदेशी ट्रेनिंग भी है। भारत के अंदर एक लाल गलियारा बन चुका था, एक ऐसी लाल पट्टी जो देश को दो हिस्सों में बांट सकती थी। अफसरों को डर था, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो नक्सली राजधानी तक पहुंच सकते हैं। 11 सितंबर 2009 दिल्ली के एक बंद कमरे में देश के टॉप सिक्योरिटी अफसर, गृह मंत्रालय के अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि बैठे थे। मीटिंग 6 घंटे चली और आखिर में सिर्फ एक बात निकली, अब आर पार की लड़ाई होगी। ऑपरेशन को गुप्त रखने के लिए उसका नाम रखा गया ग्रीन हंट, क्योंकि ये जंगल में होगी। पेड़ों के बीच पत्तों की सरसराहट में मौत और मिशन दोनों छिपे होंगे। देश भर से 50,000 जवान चुने गए। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और खास तौर पर कोबरा, कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये जवान ट्रेंड थे जंगल में छिपे दुश्मनों से लड़ने के लिए, घात लगाकर हमला करने और सहने के लिए। उनके चेहरे पर न कोई कैमरा था, न कोई स्टारडम, सिर्फ एक संकल्प, भारत के अंदर बैठे दुश्मनों का खात्मा। सभी नक्सल प्रभावित जिलों में जवान भेजे जाने लगे। सादी वर्दियों में बिना नाम के बैग्स में हथियार, जीपीएस, ड्रोन और दवाइयां भरकर टीमों को रवाना किया गया। हर जवान को पता था इस ऑपरेशन में गोली चलेगी और शायद वापसी ना हो, पर वे निकले अपनी मातृभूमि की सबसे खामोश लड़ाई लड़ने। 11 नवंबर 2009 तारीख वही थी, लेकिन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भीतरू लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस बार लड़ाई पाकिस्तान, चीन या सीमा पर नहीं थी। यह जंग थी देश के भीतर छिपे दुश्मनों से, और कमांड थी शूट ओनली व्हेन नीडेड, स्ट्राइक व्हेन अनसीन, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। हर यूनिट को सिग्नल भेजा गया, गांव चलना है। जवानों को समझ आ गया, ऑपरेशन लाइव हो गया है। कोबरा, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की टीम अपने बेस से चुपचाप निकली। वो गांव जहां पिछले साल ही नक्सलियों ने एक पुलिस चौकी उड़ा दी थी, वहां अब भारत के सबसे खतरनाक कमांडो कदम रख रहे थे। पहली रात जवानों ने बिना टेंट, बिना रोशनी के बिताई। हर पत्ता, हर छाया शक के घेरे में थी। एक जवान ने लिखा, इस जंगल में मौत बोलती नहीं, सीटी बजाती है। सबका इरादा साफ था, पहले वॉर में असर दिखाना है। दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे एक टोही टीम ने मूवमेंट स्पॉट किया। 15 नक्सली हथियारों के साथ झाड़ियों में छुपे थे। कोबरा ने 3 दिशाओं से घेरेबंदी की। जब सूरज की पहली किरणें आईं, बोल्ट एक्शन से पहला शॉट चला। जंगल में गोलियों की गूंज दौड़ पड़ी। जवाबी हमला तेज था, लेकिन जवानों का निशाना और भी सटीक। इस पहली मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए और 2 गिरफ्तार। उनके पास से जो बरामद हुआ उसने सबको चौंका दिया। विदेशी हथियार, विस्फोटक, नक्शे और सबसे खतरनाक, लोकल पुलिस की जानकारी। इसका मतलब था नक्सलियों के पास अंदर के आदमी थे, और यही इस ऑपरेशन को और भी मुश्किल बना रहा था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के पहले कुछ दिन उम्मीद से ज्यादा भारी थे। जवानों को महसूस होने लगा था, ये लड़ाई सिर्फ जंगलों की नहीं है, ये लड़ाई है लाल सोच से, जो पूरे क्षेत्र को निगल चुकी थी। भारत के अंदर 90 से ज्यादा जिलों में नक्सली प्रभाव पाया गया था। इस पूरे इलाके को नाम दिया गया लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर। ये गलियारा सिर्फ भूगोल नहीं था, ये था विचारों, बंदूकों और भय का फैलाव। यहां स्कूलों की जगह बम मिले, पंचायतों की जगह जन अदालतें और कानून की जगह चलता था AK-47 का इंसाफ। सबसे खतरनाक हिस्सा था, पता ही नहीं चलता था दुश्मन कौन है। एक बुजुर्ग जो दिन में किसान लगता था, रात को माओवादी बन जाता। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता पर AK-47 चलाना सीख गया था। जवानों को यह एहसास हो गया था, यह सिर्फ लड़ाई नहीं, मानसिक युद्ध है। और यह आग अब गांव-गांव फैल रही थी। जांच में सामने आया कि कई बड़े शहरों से चल रहे एनजीओज माओवादी गतिविधियों को फंड कर रहे थे। विदेशी फंडिंग, नकली दस्तावेज और कुछ स्थानीय अफसरों की मिलीभगत से नक्सलियों को दवाई, हथियार और खुफिया सूचना मिल रही थी। यानी लाल गलियारा सिर्फ जंगल नहीं था,
वो एक पूरा सिस्टम बन चुका था। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिसी थी गांव की आम जनता। एक तरफ नक्सली धमकी देते, दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूछताछ करते। कई निर्दोष फंस जाते, कई बच्चे घर छोड़ देते, कई बूढ़े बस ईश्वर से शांति की दुआ करते। हमने तो बस खेत जोते थे, पता नहीं लड़ाई कब हमारे घर तक आ गई। ये एक बुजुर्ग किसान के आखिरी शब्द थे। जंगल में अब सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं गूंज रही थी, अब यहां शक की गूंज थी। जवानों को अब मुठभेड़ों से ज्यादा डर उन चेहरों से था जो उनके साथ थे, लेकिन शायद उन्हीं के खिलाफ। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, सीआरपीएफ और कोबरा अफसरों को एक खौफनाक बात पता चली। नक्सलियों को हर मूवमेंट की पहले से खबर होती थी। इसका मतलब था कोई था जो अंदर से सूचनाएं लीक कर रहा था। हो सकता था कि वही गाइड जो रास्ता दिखा रहा था उसी रास्ते पर मौत बिछा रहा हो। एक ऑपरेशन के दौरान एक जवान की हरकतों पर शक हुआ। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और रेडियो कोऑर्डिनेशन की जांच हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। वो जवान नहीं, नक्सलियों का प्लांटेड आदमी था। उसने 4 कैंप की लोकेशन और एक प्लाटून की मूवमेंट लीक की थी। अगर समय पर पकड़ा न जाता, दर्जनों जवान मारे जा सकते थे। कोबरा यूनिट को एक गुप्त सूचना मिली, एक गांव में नक्सली मीटिंग हो रही है। टीम 30 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ घर थे, कुछ बर्तन, और बीच में एक रेडियो बज रहा था लगातार, आओ तो सही, इंतजार है तुम्हारा। और तभी चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। ये गांव नहीं था, ये था एक जाल। 2 जवान शहीद हुए, 4 घायल। लेकिन कोबरा ने पलटवार कर 8 नक्सलियों को वहीं ढेर कर दिया। इन घटनाओं के बाद ऑपरेशन की रणनीति बदली गई। अब जवान किसी लोकल पर भरोसा नहीं करते। ड्रोन सर्विलांस, स्नाइपर्स और नाइट थर्मल कैमरा की मदद ली गई। हर कदम प्लान के तहत, हर सिग्नल चेक करके, और सबसे अहम, अब भरोसा सिर्फ टीम पर था। लड़ाई जीतना आसान नहीं होता, और जवान होना उससे भी मुश्किल। ऑपरेशन ग्रीन हंट के कुछ हफ्तों बाद थकान, तनाव और मौत का साया हर कैंप पर दिखाई देने लगा था। एक जवान की जेब से एक चिट्ठी मिली जो उसने अपने बेटे के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, पापा जंगल में हैं बेटा, लेकिन डरना नहीं। हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं ताकि तुम खुलकर खेल सको, बिना डर के। वो चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं हुई, क्योंकि वो जवान ऑपरेशन के चौथे हफ्ते में शहीद हो गया। जंगल में मेडिकल सुविधा ना के बराबर थी। कई जवान गोलियां लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़े। एक अफसर को कंधे में गोली लगी, फिर भी वो पूरी यूनिट को 2 किलोमीटर तक लीड करता रहा। जब ऑपरेशन के दौरान एक जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव लाया गया, पूरा गांव उमड़ पड़ा। लेकिन उसकी मां ने कहा, मुझे दुख नहीं है, मेरे बेटे ने भारत के लिए जान दी है। और यही वो बात थी जो बाकी जवानों को हर गोली के पीछे का अर्थ समझाती थी। जैसे जैसे जवान बढ़ रहे थे, नक्सली भी बौखलाए हुए थे। उन्होंने कई जगह आईडी धमाके, घातक हमले और पुलिस मुखबिरों की हत्याएं शुरू कर दी थीं। 2011 तक ऑपरेशन ग्रीन हंट को 2 साल पूरे हो चुके थे। सैकड़ों मुठभेड़ें, दर्जनों सफलताएं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या हमने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका, या ये बस एक और अध्याय है उस लंबी किताब का जिसका नाम है भारत के भीतर छिपा युद्ध। ऑपरेशन के दौरान 500 प्लस मुठभेड़ें हुई, 3000 प्लस नक्सली मारे या गिरफ्तार किए गए, सैकड़ों आईडीज डिफ्यूज किए गए, 60 से अधिक जिलों से नक्सली प्रभाव कम हुआ, और सबसे बड़ी बात, जनता को भरोसा हुआ कि सरकार साथ है। लेकिन हर युद्ध की तरह इस ऑपरेशन को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मानवाधिकार संगठनों ने कहा, बेकसूरों को फंसाया गया। कुछ पत्रकारों ने लिखा, यह ऑपरेशन सैन्य से ज्यादा राजनीतिक था। और सवाल उठा, क्या केवल बंदूक से विचारधारा को हराया जा सकता है? लेकिन जब आप 2020 में उन गांवों में जाते हैं जहां कभी लाल झंडा लहराता था, अब वहां स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और बच्चे किताबों से डर नहीं, गर्व महसूस करते हैं। आज भी जवान उन जंगलों में तैनात हैं। हर रात जब शहर सोता है, वो आंखें जंगल में खुली रहती हैं, ताकि न कोई गांव जले, न कोई बच्चा डर से सोए, और न कोई माँ अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा देखे। क्योंकि ये युद्ध शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन हर दिन हम उसे जीतने के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। ये थी ऑपरेशन ग्रीन हंट की असली कहानी, उन जांबाजों को समर्पित जिन्होंने जंगल में तिरंगा जिंदा रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
ऐसी ही सच्ची बहादुरी भरी कहानियों के लिए। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताएं आपको अगली कहानी किस पर चाहिए। जय हिंद।